दोस्त बच्चों, गुड ये आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 28, यूनिट नंबर 9 है ना। चैप्टर नंबर 28 और ये है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, राइट। तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। हम लोग देखिए मैक्रो में पढ़ रहे हैं, राइट। और मैक्रो में हमने मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट कर लिया है, जो कि चैप्टर नंबर 21 तक था, राइट। 19 20 और 21 तक, राइट। अब उसके बाद में हमने स्टार्ट करा है सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट। तो इसमें एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब आप इसको मतलब समझिए कि देखिए चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक, और उसमें से 10 नंबर का है, तो ये बहुत आईएमपी चैप्टर है, आपको ये पूरा अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, 4 एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो हमें इस चैप्टर को समझना होगा। मतलब हम सिर्फ इसमें से मेन क्वेश्चन कर लें, याद कर लें, उससे बात नहीं बनेगी, हमें इसको समझना पड़ेगा, तब जाके हम इसके 4 एमसीक्यूज उठा पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो किसको पढ़ेंगे अपन सबसे हम इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ठीक है। भाई गवर्नमेंट बजट, सिंपल सी पहली बात, बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है फ्यूचर में जो होने वाला है उसका क्या करना, एस्टिमेशन करना। जब हम आंकड़ों की, नंबर्स की बारे में अनुमान लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एस्टिमेशन, राइट। तो फ्यूचर के बारे में बजट एक्चुअल में क्या होता है, प्लानिंग होती है फ्यूचर के एक्सपेंसेस और इनकम की। जनरली हमारे घर में भी ये हम लोग बजट हमारे पेरेंट्स बनाकर चलते हैं। वो ये देखते हैं कि अगले महीने, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर उनकी टोटल इनकम कितनी होगी, जैसे कि सैलरी या बिजनेस से, राइट। और उनके टोटल खर्चे कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं। तो वो हमेशा आप देखना, कभी कभार हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बोल देते हैं कि यार अभी इस बार बजट में नहीं है। जैसे बच्चों के साथ में शायद ही से थोड़ी सी टेक्निकल भाषा का उपयोग करते हैं, पर कई लोग करते हैं। पहले से तय कर लेना कि कितनी इनकम होगी, वो पता लगा लेना कि कहाँ कहाँ से कितनी इनकम होगी और उनका कितना, उसमें से हमें कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है, ये क्या कहलाता है, बजट। क्योंकि गवर्नमेंट को पूरी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, चलाना होता है, इसलिए गवर्नमेंट को भी अपना बजट बनाना होता है पूरे एक साल के लिए, राइट। गवर्नमेंट अपना बजट एक ईयर के लिए बनाता है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि वो देखती है कि किस किस जरिए से नेक्स्ट ईयर, आने वाले ईयर में उन्हें कहां कहां से कितना पैसा आने वाला है, राइट, जिसको हम क्या कहेंगे, रिसिप्ट। बेटा ध्यान रखना, इनकम और रिसिप्ट में अंतर है। इनकम का मतलब होता है नॉर्मली ऐसी चीज जिसमें, जैसे कि आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं डेटर को सेल कर देना, मतलब उधार में बेचना, उधार में बेचना भी इनकम होती है, पर उसमें हमारे पास में पैसा नहीं आता है, राइट। बट इनकम तो हो चुकी है ना, अक्रूवल बेसिस जिसको हम बोलते हैं। जबकि रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे की प्राप्ति, रिसीव हो जाना, पैसा मिल जाना, पैसे मिल जाने को हम बोलते हैं रिसिप्ट। तो रिसिप्ट तो किसी से उधार लेंगे तो भी रिसिप्ट कहलाएगी, क्योंकि मिला, भाई पैसे का मिलना रिसिप्ट है, राइट। तो गवर्नमेंट क्या देखती है कि टोटल उसकी रिसिप्ट कितनी होगी। बात को यहाँ पकड़ो, है ना, मैंने डिक्लेयर कर दिया, इनकम की बात नहीं हो रही है, टोटल रिसिप्ट कितनी होगी, उसको पैसा कहां कहां से आएगा, कैश कितना आएगा, और गवर्नमेंट को कितने खर्चे करने हैं, किन किन चीजों में कितना पेमेंट देना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक तरह से यहां पर क्या निकाला जाता है, एस्टिमेशन निकाला जाता है। एस्टिमेशन मतलब कि अनुमान लगाया जाता है। तो जब गवर्नमेंट अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट के
एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलेंगे पेमेंट को, क्योंकि एक्सपेंडिचर एक बड़ा वर्ड है, राइट। तो एक्सपेंडिचर को का एक अनुमान लगाती है, एस्टिमेशन लगाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का बजट कहते हैं। ठीक है, चलिए रीड करके देख लेते हैं। गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट मीन्स एक जानकारी, एक विवरण, राइट, ऑफ द एस्टिमेट्स, याद रखो एस्टिमेट, अनुमान, ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड, गवर्नमेंट को जो अनुमान लगता है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट, गवर्नमेंट को जो लगता है कि गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट होगी, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट, एंड गवर्नमेंट्स एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पर फिस्कल ईयर भी कहते हैं, याद रखना, गवर्नमेंट बजट की लैंग्वेज में इसको फिस्कल ईयर भी कहते हैं, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट। तो गवर्नमेंट बजट का मतलब क्लियर है ना। इंडियन इन इंडिया आर्टिकल 112 of the constitute required the central government to prepare annual financial statement, मतलब कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाती है, इंडिया में स्टेट बजट बनाती है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट कहेंगे। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट भी अपना बजट बनाती है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट बजट कहेंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ बजट, बजट की अब पहले तो इसमें हम देख लें कि जो क्वेश्चंस बैंक गवर्नमेंट ने अभी जारी करे हैं, मतलब कि भोपाल से जो जारी हुए हैं शिक्षा मंत्रालय से, उसमें क्या क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए, तो ये रहा, हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रखा है, आप इसको इजीली हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। इंग्लिश में पूरा कंप्लीट कर रखा है ये। चलिए, यूनिट नंबर 9 कहाँ है, ये रहा 7, राइट, और 8 को क्या कर दिया है, हटा दिया गया है हमारे चैप्टर में से, हमारे सिलेबस में से। 9 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो है व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो ये अभी हमने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा उसी में हो जाएगा। गवर्नमेंट बजट क्या है, 2 नंबर का है, उतना आप लिख सकते हैं, है ना। तो वो हो गया है, और इसके बाद में आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में हम यदि देखेंगे तो मिलेगा एक्सप्लेन मेन कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो कॉन्सेप्ट पूरा समझाना है, वो देखेंगे कैसे समझाएंगे हम, है ना। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है, ये भी हो जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो अब वहां पर हम टॉपिक पे देखते हैं। यहाँ फीचर ऑफ गवर्नमेंट बजट, बजट के फीचर्स क्या हैं, राइट। फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, बहुत सिंपल है। देखिए, क्वेश्चन क्या था, डिटेल में समझाइए, है ना, ये था ना, एक्सप्लेन मेन कॉन्सेप्ट, सॉरी कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये अलग है, कंपोनेंट की बात की गई है। यदि हमें डिटेल में गवर्नमेंट बजट को एक्सप्लेन करना है, तो हम ये कॉन्सेप्ट लिखेंगे, राइट, और उसके बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एनुअल प्लान है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या है, गवर्नमेंट का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है, प्लान है, ठीक। फिक्स पीरियड, ये एक फिक्स पीरियड के लिए बनाया जाता है, 1 ईयर के लिए, राइट। फाइनेंशियल डिस्कशन, इसमें क्या होता है, बजट में क्या होता है, फाइनेंशियल डिस्कशन होता है। सिर्फ जब बजट प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए, तब केवल यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर ही डिस्कस किए जाते हैं, और दूसरे मैटर यहाँ पर डिस्कस नहीं किए जाते हैं, ठीक। इन एडवांस, बजट क्या है, पहले से तैयार करना, मतलब आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए पहले से तैयार करना, क्या है, एडवांस में तैयारी है बजट, ठीक है। इसके बाद में है बैलेंस बजट, ये बैलेंस बजट आगे समझ में आएगा, है ना, अभी नहीं समझ में आएगा। प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट, इसको क्या करना होता है, पार्लियामेंट में फाइनेंशियल मिनिस्टर इसको क्या करता है,
फरवरी, पहले ये था फरवरी के एंड में, अब ये 31 जनवरी में हो गया है। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये मैंने भी यहाँ पर फरवरी लिख दिया है। जनवरी के एंड में इसको यहाँ पर पार्लियामेंट पे फाइनेंस मिनिस्टर इसको रखते हैं। ठीक है, पहले 31 मार्च था, अब ये नहीं, सॉरी फरवरी में था, अब जनवरी में हो चुका है। ठीक है, आइटम ऑफ सिंपल एस्टिमेट, ये क्या है? सिंपल सा एक एस्टिमेशन है, बजट का एक सिंपल सा एस्टिमेशन है। ठीक, बेस ईयर, बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, राइट, इसमें 1 ईयर के लिए बनाया जाता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, आपको यदि डिटेल में समझाना हो बजट को या बजट के फीचर्स टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ये लिखना है। अब कुछ बातें हैं जो हमें समझना चाहिए, जैसे पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, है ना। देखिए बेटा, प्राइवेट गुड्स का मतलब, गुड्स मतलब सामान, वस्तु, राइट, कोई असेट, राइट। आपके घर में रखी हुई चीज वो आपकी प्राइवेट है, आपने खरीदी है, इसलिए वो क्या हो गई? प्राइवेट, आपकी निजी है। बट गवर्नमेंट की जो बस है, गवर्नमेंट के जो ऑफिस है, ये सब क्या है? पब्लिक गुड्स है। आप जानते हैं रोड, रोड सड़क जिसको हम बोलते हैं रोड, राइट, ये गवर्नमेंट, ये पब्लिक गुड्स है। जी हाँ, जो भी गवर्नमेंट से हमें मिला है, पब्लिक को, सभी लोगों के लिए मिला है, आम जनता को जो मिलता है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक गुड्स। ठीक है, और प्राइवेट गुड्स किसका हो गया? जिस पर ओनरशिप किसी एक व्यक्ति की होती है। जैसे आपकी बाइक है तो वो आप ही की बाइक है, उस पर ओनरशिप आपकी है, तो वो प्राइवेट गुड्स है। जबकि ट्रेन, सरकारी बस, ये क्या है? रोड, कोई ब्रिज, राइट, ओवरफ्लो, ओवरफ्लाई, ये सब किसके हैं? गवर्नमेंट के जरिए पब्लिक को मिले हैं, तो ये सारी चीजें पब्लिक गुड्स होगी। ठीक है, पब्लिक गुड्स, ठीक, द गुड्स विच कांट बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म, ऐसे गुड्स जिसको मार्केट मैकेनिज्म के जरिए नहीं भेजा जा सकता या उपलब्ध करवाया जा सकता। मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है? खरीदी बिक्री, राइट। तो गवर्नमेंट जब हमें कोई चीज देती है तो वो हमें बेचती नहीं है, वो हमें सिर्फ ऐसे ही दे देती है। हेंस मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, जो किसके द्वारा दी जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, कॉल्ड पब्लिक गुड्स। These goods have two important features, right? Non-rivalrous and non-exclusive in composition. ठीक, अब इनका मतलब क्या होता है? ठीक है, अब नॉन रिवलस का मतलब होता है इट मीन कंजम्पशन बाय वन इंडिविजुअल नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर द अदर्स। बेटा एक बात बताओ, रोड है, रोड पर यदि एक व्यक्ति चल गया तो क्या वो खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसी चीज जिसका कंजम्पशन करने से, मतलब जिसको यूज करने से वो खत्म नहीं होती, किसी एक व्यक्ति के यूज करने से खत्म नहीं हो सकती, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिलेवेंस। अब आप इसको बात को समझो, जैसे रोड हो गया, पुल हो गया, है ना, गवर्नमेंट ने जो बगीचे बनाए हैं, गार्डन बनाए हैं, क्या एक व्यक्ति यूज करके उसको खत्म कर देगा? नहीं। तो ये सब ये चीजें हैं। ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबल, ये सी इसमें हट गया है ना। इसका मतलब होता है इट मीन्स दैट वंस अ पब्लिक गुड्स इज प्रोवाइडेड देन नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। मतलब कि आपको इसमें से देखो, एक्सक्लूडेड इट कंजम्पशन, दिस गुड्स प्रमोट सोशल वेलफेयर। ऐसा है कि जो भी पब्लिक गुड होते हैं बेटा, जैसे कि सड़क, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि देखिए ये सड़क किसकी है, ये प्राइवेट है, इस पर सिर्फ मैं ही चल सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सड़क, ब्रिजेस, सारे आपके गार्डन, सरकारी कार्यालय, ये सब के हैं, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। इसी को हमने बोला है एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब है कि किसी को आप मना नहीं कर सकते उसका यूज करने से, है ना।
जैसे कि आप एक बात ध्यान रखना, किसी भी कॉलोनी से जब आप गुजरते हो और यदि वो कॉलोनी डाइवर्टेड है, मतलब नगर पालिका के उसमें है, तो याद रखना उस सड़क पर किसी का अधिकार नहीं है। कई बार कॉलोनी वाले बोलते हैं ये या इस रास्ते से आप नहीं निकल सकते, तो आप उनको बोलना भैया ये पब्लिक गुड्स है और पब्लिक गुड्स सभी के लिए होती है, तो उस पर आप अपना अधिकार नहीं जता सकते, आप मुझे इसका उपयोग करने से रोक नहीं सकते, राइट। यहाँ पर हमने ये समझा प्राइवेट गुड्स का मतलब आप जानते हैं, मुझे रीड करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ के देख लीजिएगा। अब आता है टाइप ऑफ बजट्स, राइट। तो टाइप ऑफ बजट को समझने के लिए मैं आपसे दो बातें कहूंगा, ठीक है। पहली चीज, एक वीडियो आपको देखना होगा जो मैं आपको अभी बता देता हूं कहां पर मिलेगा। ये रहा YouTube पर ही, आप एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, है ना, अपने चैनल पर 11th बेसिक अकाउंट पर, ठीक, इस पर जाइएगा और आप इसका वीडियो नंबर पार्ट नंबर 17, ठीक, 11th फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 17 देखिएगा, जिसमें आपको कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस समझाया गया है ना। यहाँ पर एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया है और इसके कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है वो हमने हमारे नोट्स में आपको समझाया हुआ है। तो बेटा मैं कहूँगा सबसे पहले तो आप इस वीडियो को रोक कर पहले इस वीडियो को 30 मिनट का है, थोड़ा सा इसको समझिए, क्योंकि ये एक्चुअल में सही बात देखा जाए तो 11th का है बेसिक, बट ये आपको अभी काम आएगा, इस वीडियो में काम आएगा। तो पहले यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद में आप आगे कंटिन्यू वीडियो को कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, तो मुझे मालूम है कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो वो वीडियो नहीं देखेंगे, मुझे मालूम है, मुझे, है ना। तो मैं डायरेक्टली इसको और डिटेल में समझाने के लिए हमारे नोट्स के सबसे लास्ट में जा रहा हूँ, सबसे लास्ट पेज पर बेटा, पेज नंबर 8 पर, ठीक है। देखिए गवर्नमेंट बजट आपको समझना है तो आपको रेवेन्यू का मतलब और कैपिटल का मतलब समझना ही होगा यदि आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं। बिना इस चैप्टर को, इन दो चीजों को समझे आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो अगले 15 मिनट हो सकता है मैं केवल रिसिप्ट और कैपिटल के बारे में आपसे कहूंगा और आपको पूरा ध्यान से ही सुनना है। इसमें यदि आपने इसको आगे बढ़ा दिया या ध्यान से नहीं सुना, आगे आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा। यदि ये समझ लिया तो मैं आगे आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि देखो बेटा ये वही है, देखो बेटा ये वही है, और ऑब्वियसली मैं वहां पर बात आगे जो रीडिंग करेंगे तो रीडिंग करके नहीं बताऊंगा, यहीं पर वो बातों को समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझिए, ठीक है। तो बेटा रिसिप्ट, रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब समझेंगे, फिर बजट का मतलब समझेंगे, ठीक है। देखो रेवेन्यू का मतलब होता है डेली रूटीन वाली चीजें, ठीक है, या सिंपल से कहूं यदि आप लोगों ने अकाउंट पढ़ रखा है तो जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें जो जो चीजें आती हैं वो सब रेवेन्यू होती है, चाहे इनकम हो या एक्सपेंडिचर। खर्चे की बात करें तो क्या क्या आता है एक्सपेंस के नाम पर, P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सैलरी, है ना, मेंटेनेंस चार्जेस और इंटरेस्ट, राइट, और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, सेलिंग चार्जेस, डिस्काउंट, राइट, परचेस, राइट, ट्रेडिंग में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस, राइट। ये सारे एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू, रेवेन्यू नेचर के खर्चे कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो बिजनेस को चलाने से रेगुलर जो इनकम होती है जैसे कि सेल करना, है ना, और डिस्काउंट मिलना, कमीशन मिलना, इंटरेस्ट मिलना, राइट, ये लोन पर, दिए गए लोन पर इंटरेस्ट रिसीव करना इनकम हुआ, और लोन लोन यदि लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे करना एक्सपेंसेस है,
राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चीजें आती हैं वो सारे आइटम क्या होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, जो डेली रूटीन से जुड़े होते हैं। रेकरिंग नेचर, इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग, मतलब बार बार होने वाले चीजें, आइटम, राइट। ये क्या होता है, रेवेन्यू। अब दूसरी तरफ कैपिटल, तो कैपिटल जो आइटम्स होते हैं वो बैलेंस शीट में पाए जाने वाले जितने भी, बैलेंस शीट में पाए जाने वाला गलत शब्द है ऐसे, बैलेंस शीट में जो हम आइटम लिखते हैं, बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी, दो चीजें लिखते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो असेट एंड लायबिलिटी जो होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं। कैपिटल नेचर का मतलब हुआ रेवेन्यू का उल्टा। रेवेन्यू को मैंने क्या कहा था, रेकरिंग नेचर, बार बार होने वाले। तो कैपिटल क्या हो गए, नॉन रेकरिंग, बार बार होने वाले नहीं। जैसे आप अपनी बाइक की सर्विसिंग साल में कई बार करवाते हैं, है ना, मेंटेनेंस करवाते हैं, राइट। बाइक में मेंटेनेंस लगता है, सर्विसिंग चार्जेस बोलते हैं। ऑयल उसमें कई बार चेंज करवाते हैं, वो क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर का हो गया, ठीक। बट आप बाइक क्या बार बार खरीदते हैं, नहीं ना, असेट है, बाइक आपके लिए क्या है, असेट है, जिसको आप बार बार नहीं खरीदते। तो कैपिटल का मतलब, कैपिटल नेचर, हम यहाँ नेचर की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल नेचर का मतलब होगा असेट या लायबिलिटी से मतलब होता है, और रेवेन्यू का मतलब होता है सामान्य रूटीन का इनकम और खर्चे, ठीक है। अब हम यहां पर समझेंगे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को। मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताया था, इनकम का मतलब अलग होता है और रिसिप्ट का मतलब अलग होता है। रिसिप्ट का मतलब पैसे का प्राप्त होना, एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंडिचर है, देखो ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है ना। तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसे का जाना, राइट। कोई व्यक्ति आया, उसने मेरे से 5,000 रुपए उधार लिए, मैंने क्या करा, पैसा दिया, ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक। मैंने मैंने उधार में माल खरीदा, उधार में माल खरीदा, कोई एक्सपेंडिचर नहीं, क्यों, क्योंकि पैसा गया ही नहीं, ठीक है। देखो खरीदना, उधार खरीदना अकाउंट की भाषा में एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में बहुत अंतर है। जो मैंने अभी कहा था कि मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, वो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आएगा एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में अंतर, ठीक है ना। तो ये काफी बड़ा टॉपिक है। देखो एक्चुअल में इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण यही लैंग्वेज है, रेवेन्यू, कैपिटल, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। इस वर्ड को आपको अच्छे से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप इसको, इसके जब भी आंसर रीड करेंगे ना, तो एक ही लाइन में वो रेवेन्यू भी लिख देगा, कैपिटल भी लिख देगा, एक्सपेंडिचर भी लिख देगा, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप रट्टा भी नहीं मार पाओगे। इसलिए उसको समझना ही पड़ेगा, इसका रास्ता, आखिरी रास्ता एक ही है, समझो बस, ठीक है। चलिए, मैं महत्व आपको बार बार बीच में बताना पड़ता है कि मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ। मेरे को मालूम है बच्चे कई बार बीच में सोचते हैं, सर इतना क्यों समझा रहे हो, सर इतना, सर इतना क्यों समझा रहे हो, हमको तो सिर्फ लिखना है, हमको तो बस इतना बता दो कि हम रट सके, याद कर सके। नहीं हो सकता बेटा, कुछ चीजें होती है जिनको समझना ही पड़ेगा। रटना इतना आसान नहीं है, रटना ही है तो फिर मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं, किताब उठाइए और याद करना चालू कर दीजिए। ठीक है ना, ठीक। तो रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब, रेवेन्यू का मतलब होगा बैलेंस, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट के आइटम, है ना, सामान्य खर्चे और इनकम। और कैपिटल का मतलब असेट और लायबिलिटी से मतलब होता है, ठीक है। रेवेन्यू का, सॉरी, रिसिप्ट का मतलब क्या होगा, पैसे का आना, और पैसे का जाना, एक्सपेंडिचर का, राइट। अब मुझे बताओ रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब हुआ इनकम से पैसे की प्राप्ति। बहुत शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं, इंग्लिश मीडियम के ऊपर फिर भी हिंदी में समझा रहा हूं। आपने कैश सेल करी, सेल करना रेवेन्यू है, इनकम है, कैश में बेचा, पैसा प्राप्त हुआ, कैश रिसीव हुआ,
तो हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट। आपने डेटर मतलब उधार बेचा था, अब डेटर से वसूल करा, तो डेटर से वसूल करना आपके लिए एक्चुअल में कैपिटल रिसिप्ट होगा, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब समझो, सामान्य खर्चे जो हम किए करते हैं व्यापार को चलाने के, उनको हम क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमने किसी को सैलरी दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। हमने किसी को लोन दिया, ध्यान देना, हमने किसी को लोन दिया, एडवांस में पैसा दिया, सॉरी बेटा मैंने अभी एक चीज बोली थी, डेटर से जो पैसा मिलेगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, सॉरी है ना, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, डेटर से जो मिलेगा। अब यहां देखना, मैंने किसी को उधार पैसे दिए, मतलब मैंने क्या दिया, लोन दिया, ठीक। पैसे जा रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा, एक्सपेंडिचर। पर लोन देना, किसी को उधार देना, क्या खर्चा है? नहीं, वो हमारी असेट है। क्यों? क्योंकि असेट का मतलब होता है हम किसी से वसूल कर सकते हैं। तो आपने 1 लाख रुपए किसी को क्या दिया, आपने 1 लाख रुपए का उधार दिया, लोन दिया, मतलब आपकी असेट है, आप उससे वापस वो पैसे ले सकते हो, राइट। तो पैसा चूंकि जा रहा है इसलिए एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहां आपकी असेट बन रही है, और असेट का संबंध किससे है, कैपिटल से, तो हम बोलेंगे कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब यहां समझना, हमने किसी से उधार लिया, हमने किसी से लोन लिया, तो पैसा आया, लोन लिया मतलब पैसा आया, तो रिसिप्ट। अब हमने क्या लिया, उधार, लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारी, उधार लेना मतलब लाइबिलिटी, तो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट, ठीक। तो देखो दो तरह के रिसिप्ट हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, इनकम को कैश में मिलना, जबकि कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, या तो पहली चीज सुनना, दो चीजें होंगी, या तो हमने किसी से उधार लिया, लायबिलिटी बढ़ाई, राइट, या फिर हमने हमारी असेट को बेच दी। देखो कैपिटल का संबंध असेट और लायबिलिटी से होगा, तो हमें कैपिटल रिसिप्ट का मतलब हुआ कि या तो हमने लायबिलिटी बढ़ाई मतलब उधार लिया, या हमने असेट बेच दी, और असेट को बेचने से जो पैसा मिला, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में अंतर, कैपिटल का मतलब किससे है, लायबिलिटी और असेट से। जब हम किसी को उधार देते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारी असेट बन रही किसी को उधार देना, ठीक। या फिर हम कोई असेट खरीदते हैं, तो जब हम असेट खरीदेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे, सामान्य से खर्चे, जैसे कि सैलरी का पेमेंट करना, है ना, कमीशन पे करना, राइट, डेली रूटीन के खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अभी मैं गवर्नमेंट बजट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं आपको कुछ बेसिक शब्दों का मतलब बता रहा हूं, रेवेन्यू का मतलब, कैपिटल का मतलब, एक्सपेंडिचर्स के मतलब, ठीक है। अब हम इस चार्ट पे बाद में आएंगे, अब हम सीधे जाते हैं अब हमारे मेन नोट्स पर, ठीक, जहां पर हमारा है टाइप ऑफ बजट, ठीक। इस टाइप ऑफ बजट में 3 तरह के बजट की बात की गई है, और ये तीनों तरह के बजट के क्वेश्चन 2-2 नंबर में आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। ये देखिए, ये रहे, व्हाट इज मीन बाय बैलेंस बजट, डिफाइन द डेफिशिएंट बजट एंड सरप्लस बजट, राइट। तो ये तीनों यहां पर है, ठीक है। तो बजट के टाइप्स, तो पहला बजट का टाइप है बैलेंस्ड बजट। सिंपल सा देखो, जब गवर्नमेंट उम्मीद लगाती है कि नेक्स्ट ईयर में उसकी जितनी भी रिसिप्ट होगी, अब टोटल रिसिप्ट का मतलब यहां पर क्या है, टोटल रिसिप्ट का मतलब है रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट और कैपिटल नेचर की रिसिप्ट।
टोटल रिसिप्ट में दोनों चीजें आ जाएगी। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू नेचर का और कैपिटल नेचर के दोनों एक्सपेंडिचर को मिला दो, तो कुल मिला के टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब 10 लाख रुपए के टोटल रिसिप्ट है तो 10 लाख रुपए का क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। यदि ये दोनों बराबर है तो हम कहेंगे बजट कैसा है, बैलेंस्ड है, बराबर। ठीक है। अब दूसरा आएगा अनबैलेंस्ड या इनबैलेंस्ड, मतलब कि जो बैलेंस नहीं है। तो दो सिचुएशन होती है ना, अनबैलेंस्ड होने की, है ना, असंतुलित होने की। तो वो दो सिचुएशन है, सरप्लस या डेफिशिट। ठीक है। सरप्लस का मतलब हो गया, सरप्लस का मतलब क्या होता है, अच्छा, है ना, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिशिट मतलब लॉस, हानि, राइट। तो सरप्लस बजट का मतलब है कि यदि हमारी रिसिप्ट ज्यादा है और खर्चे कम है, रिसिप्ट ज्यादा है खर्चों से तो सरप्लस बजट होगा, और डेफिशिट बजट कब होगा, जब खर्चे ज्यादा हैं रिसिप्ट कम है। ठीक है बेटा, याद रखना इन रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में दोनों तरह के खर्चे हैं मिलाकर। ठीक है। अब आता है कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक, ये मेन क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखिए ये रहा, एक्सप्लेन मेन कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, ये यहाँ पर हमने दे रखा है, कहाँ पर है, तो ये रहा। ठीक, और ये समझने के लिए आपको इसी चार्ट्स को पूरा अच्छे से समझना है। यदि आप इस चार्ट को अच्छे से समझ गए मतलब आप कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट को अच्छे से समझ गए और लिख भी पाएंगे। ठीक है, याद करने से बेहतर है समझना, फिर याद करना, याद तो करना पड़ेगा है ना। रट्टा मार के याद करना अलग चीज होती है और समझ के याद करना चीज अलग होती है। याद इसलिए करना होता है क्योंकि हमारे पास में 3 घंटे का ही समय होता है, हम वहां ज्यादा सोच के नहीं लिख सकते, इसलिए हमें याद करना होता है। और हम क्या लिख रहे हैं ये किस चीज से क्लियर होता है, यदि हमने समझ के याद करा है। ठीक है, तो भाई गवर्नमेंट बजट में दो चीजें होंगी, एक रेवेन्यू बजट होगा और एक कैपिटल बजट होगा। रेवेन्यू बजट सिर्फ रेवेन्यू की रिसिप्ट और रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर को क्या करेगा, कंपेयर करेगा, अनुमान लगाएगा कि भैया फ्यूचर में हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट कितने वाली होने वाली है, फ्यूचर में हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने होने वाले। ठीक है, जबकि कैपिटल बजट में सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेक्टेशन या एस्टिमेशन किया जाएगा, एक्सपेक्टेशन नहीं एस्टिमेशन किया जाएगा, अनुमान लगाया जाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब हुआ टैक्स रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट की आपको ये समझ, देखो अभी मैंने जब इसको पहले समझाया था तब मैंने एक बिजनेस के हिसाब से समझाया था, अब हम इसको गवर्नमेंट के हिसाब से समझेंगे कि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू क्या है, गवर्नमेंट के लिए कैपिटल क्या है। ठीक है, तो पहले हम कैपिटल को समझते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी असेट और लायबिलिटी वही होगी जो एक किसी बिजनेस के लिए होती है। बिजनेस में एसेट क्या होती है, बिल्डिंग, राइट, मशीनरी, है ना, या कहीं और कोई बिजनेस में पैसा लगाना या किसी को उधार देना, ये सब असेट है। गवर्नमेंट के लिए भी एसेट है, मतलब गवर्नमेंट के जितनी भी सरकारी चीजें हैं बेटा, पब्लिक गुड्स, वो गवर्नमेंट के एसेट है। और गवर्नमेंट के बिजनेस, आपने सुना होगा गवर्नमेंट कंपनी है भाई, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है कि उस कंपनी में 51% शेयर किसने खरीद रखे हैं, गवर्नमेंट ने, तो वो गवर्नमेंट की असेट हो गई, वो कंपनी गवर्नमेंट की क्या हो गई, असेट हो गई। ठीक है, तो गवर्नमेंट जैसे हॉस्पिटल चलाती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राइट, तो पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट का लिए क्या है, वो बिल्डिंग गवर्नमेंट के लिए क्या है, असेट है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कई लोगों को उधार दे रखा है, लोगों को मतलब कि बिजनेस को उधार देती है गवर्नमेंट, या किसी विदेश में देशों को भी उधार दिया जाता है ना, तो ये उधार जो दे रखा है ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, असेट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज, यदि किसी को भी पैसा देना है, गवर्नमेंट ने किसी से पैसा उधार लिया था, किसी भी संस्था से या किसी भी देश से, उस देश को उस संस्था को पैसा लौटाना गवर्नमेंट की क्या है, लायबिलिटीज है। ठीक है,
तो कैपिटल बजट में क्या क्या आएगा? हम यदि कैपिटल बजट को डिफाइन करें तो क्या कैसे करेंगे? हम कहेंगे कैपिटल बजट का मतलब होता है साहब ऐसा बजट जिसमें असेट और लायबिलिटी के मतलब सॉरी जिसमें हम कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखना कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट की कैसे होगी? जब गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट करेगी या बोरोइंग लेगी तो इन दोनों से गवर्नमेंट को क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट। अब याद रखो कैपिटल का मतलब क्या था। कैपिटल का मतलब असेट और लायबिलिटी से होता है और रिसिप्ट का मतलब होता है पैसे के आने से। मतलब ऐसा पैसे का आना जिसका इफेक्ट असेट और लायबिलिटी पे पड़ता है। बोरोइंग, बोरोइंग मतलब उधार लेना, लोन लेना, लायबिलिटी है। तो लोन लेंगे, यदि गवर्नमेंट किसी से लोन लेगी तो हम कहेंगे कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है, क्योंकि कैपिटल नेचर के रिसिप्ट से गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी बढ़ेगी, ध्यान से सुनना, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होगा गवर्नमेंट जो क्या करे, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ाए या फिर गवर्नमेंट की असेट को कम कर दे। याद करो मैंने कहा था अभी कि असेट को बेचेंगे तो जो पैसा प्राप्त होगा कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होगी। तो जब गवर्नमेंट अपनी असेट को बेचती है उसको हम बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का उल्टा डिस इन्वेस्टमेंट। तो जब गवर्नमेंट अपनी असेट को बेचेगी तो पैसा आएगा, तो डिस इन्वेस्टमेंट, या उधार लेगी बोरोइंग तो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा, असेट खरीदना या लायबिलिटी का पेमेंट करना। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर दो टाइप के होंगे, एक प्लान एक्सपेंडिचर होंगे और एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होंगे। राइट, आपने पहले कभी की क्लासों में सुना होगा, पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान्स। गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान चल रहे हैं, जब से हम आजाद हुए हैं, इंडिपेंडेंट हुए हैं, गवर्नमेंट ने तब से 5 ईयर प्लान बनाए हैं। 5 सालों का प्लान बनाते हैं और 5 सालों में उन चीजों को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उन प्लान के अकॉर्डिंग जो भी खर्चे करने हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं, क्योंकि उसमें हम असेट क्रिएट करते हैं बेटा, और वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं और उनको हम क्या बोलेंगे, प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक, उनको छोड़कर जो भी एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर के गवर्नमेंट करती है, जैसे कि हो सकता है किसी कंपनी में शेयर्स खरीदना या कोई नई गवर्नमेंट कंपनी चालू करना, ठीक, या किसी को उधार देना, किसी कंट्री को उधार देना, किसी बिजनेस को उधार देना। राइट, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है। ध्यान रखो दिमाग में, कैपिटल का मतलब असेट और लायबिलिटी से। ठीक है, तो पहले हम कैपिटल बजट को अब पढ़ेंगे, कैपिटल बजट को पढ़ने के बाद में फिर रेवेन्यू बजट को समझेंगे। तो आ जाओ नोट्स में वापस वहीं पर, पेज नंबर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट पेज नंबर 2 पर। तो रेवेन्यू को छोड़कर मैं आगे निकलूंगा, पहले मैं आऊंगा कहां पर, कैपिटल बजट पर। ठीक है, कैपिटल बजट, कैपिटल बजट इज एन अकाउंट ऑफ द असेट एज वेल एज द लायबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने कहा था कैपिटल का मतलब असेट और लायबिलिटी से, which takes into consideration change in capital, जिससे गवर्नमेंट की कैपिटल बदल जाएगी। ठीक है ना, it consists of capital receipt and capital payment. Right, capital budget is the statement of estimated capital receipt and estimated capital expenditure during the fiscal year. fiscal year मतलब फाइनेंशियल ईयर। राइट, मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब आपको ना समझ में आए, और यदि समझ में नहीं आया है
फिर से इस वीडियो को शुरू से देखिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, है ना। मैं बस आपको रीड करके बता रहा हूँ कि देखिए आपने जो समझा है वो कितना काम का था। अब मुझे यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। देखिए कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ऑल दोस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट विच क्रिएट लायबिलिटी। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा, या तो हम बोरोइंग करेंगे या डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऑल दोस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट विच क्रिएट लायबिलिटी आर रिड्यूस फाइनेंशियल असेट, जो कम गवर्नमेंट की असेट को क्या करेगा, कम करेगा, आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट आर ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट बाय रिकवरीज ऑफ लोन, लोन की रिकवरी करके। लोन की रिकवरी का मतलब क्या हुआ, अरे आपने किसी को उधार दिया, आप उसकी रिकवरी कर रहे हो। देखो आपने जब किसी को उधार दिया तो वो आपकी असेट है, अब वो आप उससे वसूल कर रहे हो, तो लोन की क्या हो रही है, रिकवरी। तो असेट क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, राइट। और यदि और क्या कर सकते हैं, एंड डिस्पोजिंग ऑफ असेट, असेट को कम करना, लोन लेना या असेट को कम करना या लोन की वसूली करना क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये दोनों को समझाया है, डिस इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। एक और चीज समझ लो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है मारुति उद्योग का। आपने मारुति कंपनी का नाम सुना हुआ है, सुजुकी मारुति अपनी जो कार कंपनी है, और वो सुजुकी से अब मारुति हो चुकी है, राइट। यकीन मानिए ये जब कंपनी स्टार्ट हुई थी ये गवर्नमेंट कंपनी थी, इसमें 51% से ज्यादा गवर्नमेंट के शेयर थे। जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत लगती गई, गवर्नमेंट इसको धीरे धीरे, इसमें जो गवर्नमेंट के शेयर्स थे वो बेचती चली गई, बेचती चली गई। अब शायद गवर्नमेंट का इसमें शेयर केवल 29% के आसपास है, कंफर्म नहीं है, बस इसके आसपास होगा। मतलब अब ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं रही, क्योंकि गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेचती चली गई और पैसा लाती गई। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, डिस इन्वेस्टमेंट, मारुति उद्योग में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट, उसमें से शेयर बेचना डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटे, बोरोइंग लायबिलिटी क्रिएट करना। ठीक है, तो ये हुआ कैपिटल नेचर के रिसिप्ट। अब कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर के बारे में समझो। तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा बेटा, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर का मतलब होगा लोन देना या असेट खरीदना। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट विच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ फिजिकल या फाइनेंशियल असेट, असेट बनेगी खरीदना मतलब, और रिडक्शन इन फाइनेंशियल लायबिलिटी। देखो क्रिएट का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाया, राइट, तो गवर्नमेंट ने अपनी असेट को क्या करा, क्रिएट करा। तो खरीदने और क्रिएट का मतलब, देखो खरीदना शब्द मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सही शब्द यही है, क्रिएशन। ठीक है ना। रिडक्शन इन फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का पेमेंट करना, लायबिलिटी का जब पेमेंट करोगे तब क्या होगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। या किसी को लोन उधार दोगे, देखो लोन उधार देना असेट कहलाता है ना। दिस इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, किसी असेट को अधिकार में रखना, खरीदना, बिल्डिंग मशीनरी एक्विजिशन, है ना, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, लोन देना, एडवांस देना बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट या पीयूसीज एंड अदर पार्टीज, इन सबको क्या देना, ये सारी चीजें, लोन एडवांसेस देना या फिर शेयर्स खरीदना, मशीनरी खरीदना, इक्विपमेंट खरीदना, ये गवर्नमेंट के कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं। ठीक, ये दो प्रकार से होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्लान एक्सपेंडिचर जिसमें 5 ईयर प्लान्स क्या अकॉर्डिंग जो खर्चे किए जाते हैं वो प्लान होंगे, और उसके अलावा यदि जो खर्चे किए जाते हैं जो कि प्लान नहीं होते, उनको जो 5 ईयर के प्लान्स में नहीं आते, है ना, उनको नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक,
तो यहाँ पर हमने किसको समझ लिया, कैपिटल बजट को समझ लिया। अब हम समझने जा रहे हैं रेवेन्यू बजट। ठीक, रेवेन्यू का मतलब होगा सामान्य इनकम और खर्चे। ठीक, अब एक गवर्नमेंट के सामान्य इनकम क्या होगी? देखो, गवर्नमेंट को दो प्रकार से पैसा आता है, दो जगह से पैसा आता है, मेन दो हेडिंग है। एक तो टैक्स लगाकर, दूसरा बिना टैक्स। गवर्नमेंट के पास पैसा दो चीजों से कुल मिला के, नॉर्मल इनकम की बात कर रहे हैं, राइट? कैपिटल रिसिप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं। कैपिटल रिसिप्ट तो दूसरी चीज हो जाएगी, असेट लायबिलिटी हो जाएगी, हम यहाँ इनकम की बात कर रहे हैं। तो इनकम में जब पैसा प्राप्त होता है, इनकम के रूप में जब पैसा प्राप्त होता है, तो दो जगह से प्राप्त होता है, टैक्स के जरिए और नॉन टैक्स। अब टैक्स का मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और उसको टैक्स, इनकम पे टैक्स लगाया जाता है और गवर्नमेंट को वो पैसा मिलता है, गवर्नमेंट की वो इनकम है, राइट? जीएसटी सुन रहे होंगे आजकल आप, खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा चल रहा है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स रेवेन्यू। तो जितने भी प्रकार के टैक्स गवर्नमेंट लगाती है और उन टैक्स के जरिए गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है उसको रेवेन्यू टैक्स कहेंगे या टैक्स रेवेन्यू कहेंगे, रिसिप्ट। ठीक है, अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हुआ? देखिए, गवर्नमेंट के बहुत सारे दूसरे काम भी हैं, जैसे गवर्नमेंट का खुद की कोई बिजनेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था मारुति उद्योग में गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, तो उन शेयर्स पर जो डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड तो जानते हैं ना आप लोग, है ना? तो वो जो डिविडेंड है गवर्नमेंट को मिलेगा, तो गवर्नमेंट के लिए वो इनकम है, राइट? इनकम है तो वो रेवेन्यू कहलाएगा, और पैसा मिल रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी बाय नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको मालूम होगा, जब हम जाते हैं तो हमको एक 5 या 10 रुपए की एक स्लिप बनानी पड़ती है। वो 5-10 रुपए की स्लिप नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा, क्योंकि वो टैक्स नहीं है, वो सर्विस चार्जेस है। गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है तो उसके बदले वो चार्ज वसूल रही है। इसी तरह से गवर्नमेंट स्कूल में जो आप लोग फीस पे करते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसी प्रकार से गवर्नमेंट की जो बसें चल रही हैं, उन बसों में जब आप बैठते हैं, यात्रा करते हैं, तो जो टिकट खरीदते हैं वो कहलाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट? तो हम जितने भी गवर्नमेंट की जो टैक्स के अलावा जो भी इनकम है, टैक्स को छोड़कर जितनी भी इनकम यदि हो रही है, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है और उस लोन पर गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? अब एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये भी देखो वही हो गया, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट यदि रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कर रही है, किस पर? 5 ईयर प्लान के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट में यदि रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कर रही है, तो वो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और ऐसा एक्सपेंडिचर जो उन 5 ईयर के प्लान के अंतर्गत नहीं आते, उनका यदि कोई पेमेंट कर रही है, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने किसी से उधार लिया था, लोन लिया था गवर्नमेंट ने, उस लोन पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है, पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर, अब वो लोन लेना तो 5 ईयर प्लान में अंतर्गत आता नहीं है, तो उस पर जो, अच्छा, इंटरेस्ट क्या हो गया? रेवेन्यू नेचर का, तो उस इंटरेस्ट का पेमेंट रेवेन्यू नेचर का नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होगा। अब जानते हैं मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीजें इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? 4 नंबर के एमसीक्यूज इसी में से बनेंगे, एक शब्द आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए कोशिश करना। यदि मैं आपको बताऊं, यदि आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, रियल में।
क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से बच्चे इसको शुरू में ही इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते। ये भी आप जानते हो। यहाँ तक इस इतना लंबा वीडियो और यहाँ तक कंटिन्यू देख पाना या यहाँ तक पहुंच पाना एक नॉर्मल बच्चे की बात नहीं है बेटा। यदि आप देख रहे हैं तो आप बधाई हो, आप काफी कुछ सीखने वाले हैं। और आपसे एक और बात कहूंगा, हो सके तो उसको 2 बार देखना। देखो, आपके 2 बार 10 बार देखने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई पैसे नहीं मिलने वाले। पहली चीज, आपको ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी तो आपके लिए चैप्टर को याद करना और इसके एमसीक्यूज अपने एग्जाम पेपर में करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस अलग निकलेगा। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोशिश करना इस वीडियो को 1-2 बार जरूर देखना, ठीक है। तो ये रहा आपका रेवेन्यू बजट। अब हम इसको ऊपर जाकर रीड कर लेते हैं फिर से, है ना। रेवेन्यू बजट क्या होता है? रेवेन्यू बजट shows the current receipt of government and the expenditure that can be made from this receipt, right? करंट रिसिप्ट का मतलब वही रेवेन्यू नेचर की, मतलब की इनकम, राइट। तो उनकी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का क्या है, शो करता है, ठीक। रेवेन्यू बजट इज स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर लिख लेना यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पर अब आगे आता है कि भैया रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट एक ऐसी रिसिप्ट है जो कि क्रिएट नहीं करती, नॉट क्रिएटेड अ लायबिलिटी। इससे लायबिलिटी नहीं बढ़ती, क्योंकि हम लोन नहीं ले रहे, है ना। लोन लेते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। तो ना तो इससे लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही इसमें असेट का कोई रिडक्शन होता है, ठीक। क्योंकि हम असेट भी बेच नहीं रहे, है ना। असेट को बेचना और लायबिलिटी बढ़ाना कैपिटल रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू नहीं होती, ठीक। ये गवर्नमेंट के क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं। टैक्स का मतलब मैं समझा चुका हूं। टैक्स में भी 2 प्रकार के टैक्स होते हैं बेटा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो लगता है, वेल्थ टैक्स जो लगता है, एंड कॉर्पोरेशन जो टैक्स लगता है, ये टैक्स 2 प्रकार के टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। देखो, जिसका कैलकुलेशन डायरेक्ट पर्सन की इनकम से रिलेटेड है वो डायरेक्ट है। जैसे मैंने इस साल कितना कमाया, इस साल 10 लाख रुपए कमाए, तो 10 लाख का 30% 3 लाख रुपए क्या हो जाएगा, मेरे से 3 लाख रुपए गवर्नमेंट टैक्स के रूप में वसूल करेगी। मतलब सिर्फ मेरे से, क्योंकि मेरी इनकम है ये, ठीक। और मैं इसको किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पिताजी से ले लो, नहीं कर सकता। ये मुझसे ही लिया जाएगा, क्योंकि ये मेरी इनकम पे कैलकुलेट हुआ है, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि जो जिसका बर्डन फाइनली कंज्यूमर पर पड़ता है। जब भी आप कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हो तो जो उसमें जो एक टैक्स होता है, जीएसटी, वो टैक्स एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर से ही ले लिया जाता है। मैन्युफैक्चरर जब उस चीज का प्रोडक्शन करता है, जैसे मोबाइल मान लीजिए, मोबाइल में 18% का जीएसटी है, तो 10,000 के मोबाइल पे 1800 रुपए का जीएसटी उस कंपनी से ही ले लेगी गवर्नमेंट डायरेक्ट, पहले ले लेगी। अब उसका पेमेंट हम कब करेंगे, उस टैक्स का पेमेंट एक कंज्यूमर करेगा, पर कब करेगा, साल के मतलब सॉरी, जब वो उसको गुड्स को खरीदेगा। पर उसका पेमेंट एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास कब चला गया, जब मैन्युफैक्चरर ने बनाया तभी। इसलिए इसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। पेमेंट करने वाले हम हैं, पर इसको वसूल कोई और करेगा और उससे गवर्नमेंट वसूल करेगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। जिसको मैं किसी और के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकता, शिफ्ट नहीं कर सकता। किसको, डायरेक्ट बजट, डायरेक्ट टैक्स को मैं किसी और के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकता, किसी को शिफ्ट नहीं कर सकता। ये देखो, फाइनल बर्डन कांट बी शिफ्टेड, फाइनल बर्डन मेरे को ही देना है। और जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा,
जिसको हम बर्डन क्या होता है शिफ्ट होते चले जाता है, पर फाइनली कंज्यूमर ही पे करता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, टैक्सेस आते हैं, यहाँ पर जीएसटी लिख लेना या वेट की जगह जीएसटी लिख लेना बेटा, है ना। ठीक, फिर आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, आप इसको रीड करके देख लेना, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्लान रेवेन्यू, मतलब कि 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो खर्चे किए जा रहे हैं, है ना, सैलरी का पेमेंट, जो कि 5 ईयर प्लान के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें जो सैलरी का पेमेंट हो रहा है वो प्लान रेवेन्यू में आएगा। और ऐसे भी एक्सपेंसेस हैं जो कि प्लान रेवेन्यू के अंतर्गत नहीं है, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी का पेमेंट नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो 5 ईयर प्लान का प्रोजेक्ट नहीं है, राइट। 5 ईयर प्लान के प्रोजेक्ट में अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे हैं रेवेन्यू नेचर के, वो आएंगे प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और उसको छोड़कर जो भी एक्सपेंडिचर है नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक, हमने यहाँ पर इस चैप्टर के सबसे मेजर पार्ट को समझ लिया है, सबसे दमदार चीज जो थी इस चैप्टर में उसको समझ लिया है, कैपिटल बजट, पूरे बजट को। ठीक, अब इस चैप्टर में बेटा ज्ञान की बातें बची हैं, बाकी तो सब समझने वाली चीजें हो चुकी है, जैसे बजट डेफिशिएट क्या होता है, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन, ये छोड़ो, ये तो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है गवर्नमेंट ने, है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक, और इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस, राइट, एंड ये तीनों में डिफरेंस, ये समझना बाकी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गवर्नमेंट बजट का सेकंड पार्ट।